जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सभी का फिर से अपने YouTube चैनल में। आज हम कक्षा 10 विज्ञान का एक टॉपिक देखने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 12 का विद्युत। आज का जो टॉपिक है वो पार्श्वक्रम संयोजन। देखो, इससे पहले जो हमारे पास प्रतिरोधकों का जो संयोजन चल रहा था, जिसमें श्रेणीक्रम संयोजन हमने देख लिया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो जाकर देखें और उसके बाद यहाँ पर इस नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि तभी ये समझ में आएगा। अब देखो, प्रतिरोधकों का संयोजन में हमारे पास 2 नंबर का था पार्श्वक्रम संयोजन। तो पार्श्वक्रम संयोजन किसे कहते हैं? माना कि हमारे पास को 3 प्रतिरोधक हैं, 3 प्रतिरोधक मान लेते हैं हमारे पास। ये है 1, ये है 2 और ये है 3 नंबर का। ये 3 प्रतिरोध हैं जिनका हमने मान लिया कि इनका प्रतिरोधक है पहले वाले का R1, 2 नंबर वाले का R2 और 3 नंबर वाले का R3। अब देखो, हमारे पास 3 प्रतिरोधक हो गए जिनके हमारे पास ये पहला सिरा है, इसका सेकंड वाले का पहला सिरा और थर्ड वाले का पहले सिरा। फिर हम बात करें कि ये जो प्रतिरोधक है इनका जो अंतिम सिरा 2 नंबर वाला सिरा हो गया, इसका ये 2 नंबर का, इसका 2 नंबर का। देखो, श्रेणीक्रम में हमने क्या किया था, उनको एक सीधी रेखा में रखा था जिनको हम जोड़ते चले गए थे। लेकिन पार्श्वक्रम में ऐसा नहीं करेंगे। पार्श्वक्रम के हमारे पास कितने भी प्रतिरोधक हों उनको हम एक के ऊपर एक रखते जाएंगे। अब देखो, जैसे अगर हम एक के ऊपर एक रखेंगे तो इनके जो प्रथम सिरे हैं वो तो एक तरफ आ गए और जिनके द्वितीय सिरे हैं वो एक तरफ आ गए। अब हम क्या करेंगे कि जो प्रथम सिरे हैं उनको हम एक जगह यहाँ पर इनको संयोजित कर देंगे, एक बिंदु अक्ष से इन सभी को जोड़ देंगे। और जो सेकंड है इनको हम y से जोड़ देंगे, एक बिंदु y से जोड़ देंगे इनको। ये हो गया बिंदु y। तो इस तरीके का जो संयोजन है वो हमारे पास कहलाएगा पार्श्वक्रम संयोजन। तो पार्श्वक्रम संयोजन किसे कहेंगे कि माना कि हमारे पास 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 है जिनके प्रथम सिरे को एक बिंदु अक्ष से तथा द्वितीय सिरे को एक बिंदु y से संयोजित करते हैं। तो इस प्रकार से प्राप्त होने वाला संयोजन प्रतिरोधकों का पार्श्वक्रम संयोजन कहलाता है। अब देखो, इसके बाद में हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास इस तरीके का जो संयोजन बन गया इसको हम जोड़ देंगे एक तो विद्युत बैटरी से। इसको ऑन या ऑफ करने के लिए एक हम यहाँ पर लगा देंगे कुंजी और यहाँ पर विद्युत धारा को मापने के लिए लगा देंगे एमीटर। तो ये हमारे पास हो गया परिपथ चित्र। अब देखो, जैसे अगर हम यहाँ पर स्विच को ऑन करेंगे तो इनमें हमारे पास विद्युत धारा का प्रवाह शुरू हो जाएगा। अब देखो, जो हमारे पास प्रतिरोधक हैं इनमें जो विभव का मान आएगा उनको मापने के लिए हम यहाँ पर 3 यहाँ पर वोल्टमीटर लगा देंगे। 3 वोल्टमीटर लगा देंगे यहाँ पर हम। अब देखो होगा क्या, जैसे हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो परिपथ में विद्युत धारा I बहेगी। अब देखो, यहाँ पर बिंदु अक्ष तक तो विद्युत धारा जाएगी I, लेकिन आगे 3 भागों में बटा हुआ है तो जो विद्युत धारा है वो 3 भागों में बट जाएगी। क्योंकि अगर हमको पता है अगर ये 3 भाग होंगे, विद्युत धारा अगर आ रही है तो अगर सभी में जाएगी तो ये अलग अलग भागों में बट जाएगी। हमको नहीं पता कितनी बट जाएगी। हम मान लेते हैं कि पहले वाले जो प्रतिरोध है उस पर तो I1 जाएगी, सेकेंड वाले पर I2 और थर्ड वाले पर I3। तो यहाँ पर ये हो गई हमारे पास I1, यहाँ पर हो गई I2 और यहाँ पर हो गई I3। लेकिन जैसे ही देखो ये बिंदु Y तक पहुंचेगी ये सभी आकर वापस मिल जाएगी और ये हमको फिर से I प्राप्त हो जाएगी। तो कुल विद्युत धारा किसके बराबर होगी इसमें कि हमारे पास जो 3 प्रतिरोधक हैं अगर इनको जोड़ देंगे I1, I2 और I3 को, वो हमको I के बराबर प्राप्त होगा। लेकिन अगर इसमें जो विभव का मान देखेंगे कि जहाँ पर हमारे पास अगर हमने 9 वोल्ट की बैटरी ली है तो इस वोल्ट मीटर में जो पाठ्यांक देखेंगे कि सभी में जो विभव का मान है वो समान रहेगा। सभी में विभव का मान समान रहेगा, अर्थात यहाँ पर भी V का मान 9, यहाँ पर भी V का मान 9 और यहाँ पर भी V का मान 9। तो हम कह सकते हैं कि जब पार्श्वक्रम संयोजन अगर हम करते हैं प्रतिरोधकों का तो इस पूरे परिपथ के अंदर विद्युत धारा का मान तो अलग अलग हो जाएगा लेकिन सभी जगह विभव का मान समान रहेगा। अब देखो, अगर हम बात करें इस परिपथ में तो कुल विद्युत धारा का मान कितना हो गया परिपथ में, तो हमारे पास कुल विद्युत धारा तो कितनी हो गई, I बराबर हमारे पास क्या आएगा, I1, I2 और I3 को जोड़ देंगे तो कुल विद्युत धारा आ जाएगी I1 प्लस I2 प्लस I3। अब देखो, अगर हम प्रतिरोध R1 के सिरों पर बात करेंगे तो इस पर उत्पन्न विभवांतर का मान तो कितना हो गया V, लेकिन विद्युत धारा का मान है I1। तो देखो, हम बात करेंगे R1 के सिरों में या R1 के सिरों पर प्रवाहित विद्युत धारा, प्रवाहित विद्युत धारा का मान।
देखो विद्युत धारा का मान कितना हो जाएगा, ओम के नियम से हम जानते हैं, ओम का नियम होता है V बराबर आई आर। हमको विद्युत धारा का मान निकालना, मतलब I को इधर रखेंगे तो R इधर भाग में आ जाएगा, तो I बराबर हो गया V बटे R। तो I बराबर V बटा R का हम उपयोग करेंगे, तो विद्युत धारा का मान कितना हो जाएगा, R1 के सिरों पर तो कितना है I1, तो I1 बराबर V बटे R से V जो है वो सभी जगह समान है, तो हम V को ऐसे कैसे रख देंगे, बटे कौन सा प्रतिरोध है, R1 है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम R1। तो I1 बराबर हो गया V बटे R1, इसको हम लिख देंगे समीकरण नंबर 2 और ऊपर वाले को दे देंगे समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से हम प्रतिरोधक R2 के सिरों पर अगर प्रवाहित विद्युत धारा का मान निकालेंगे, यानी कि इस R2 वाले में विद्युत धारा का मान कितना है I2, प्रतिरोध है R2, लेकिन विभव का मान सभी जगह समान है, तो V है V। तो इसमें I2 बराबर कितना आ जाएगा, सेकंड वाले के लिए I2 बराबर V सभी जगह समान होगा V बटे R2। ये हो गया समीकरण नंबर 3। और इसी तरीके से अगर हम बात करें R3 के सिरों पर प्रवाहित विद्युत धारा का मान, तो R3 में विद्युत धारा का मान कितना था हमारे पास I3, तो I3 बराबर V सभी जगह समान होगा बटे R3। ये हो गया समीकरण नंबर 4। देखो हमारे पास I1, I2, I3 के मान आ गए, ये मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, मतलब इस I बराबर I1, I2, I3 की जगह ये सभी मान रख देंगे। तो देखो 2, 3, 4 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 2, 3 और 4 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारे पास विद्युत धारा का मान क्या जाएगा, देखो I बराबर कितना हो जाएगा I1, तो I1 का मान कितना आया V बटे R1 प्लस I2 V बटे R2 प्लस I3 का मान है V बटे R3। अब देखो इन सभी में कॉमन हमारे पास V आ रहा है, तो V कॉमन ले लेंगे, तो I बराबर V को हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पर बच गया 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3, क्योंकि अगर जैसे हम वापस इसको गुणा करेंगे तो V बटे R1 हो जाएगा, यहाँ पर V बटे R2 हो जाएगा और ये हो जाएगा V बटे R3। अब देखो V यहाँ पर गुणा में है, इधर आएगा तो I बटा V बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस और 1 बटा R3। अगर हम पूरे परिपथ में ओम के नियम से देखें तो ओम का नियम क्या लगाएंगे पूरे परिपथ में, V बराबर IR, V बराबर IR। लेकिन हमको तो निकालना है I बटा V का मान, तो I बटा V का मान कितना हो जाएगा I बटा V, मतलब इसको हम लिख देंगे V गुणा 1, तो V आ जाएगा। देखो जो V है अगर यहाँ पर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, मतलब I बटा V हो गया, और ये जो R गुणा में है इधर आएगा तो 1 के नीचे आ जाएगा तो 1 बटा R हो जाएगा। तो I बटा V बराबर हमारे पास कितना आ गया 1 बटा R। तो इस I बटे V की जगह हम कितना रख सकते हैं, पूरे परिपथ के लिए 1 बटा R रख देंगे, तो 1 बटा R बराबर कितना आ गया 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। तो ये है पार्श्व क्रम संयोजन में प्रतिरोधकों के अगर हम कुल मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 1 बटा RP, उल्टा कर देंगे इस बार, 1 बटा RP बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। अगर हमारे पास कितने भी प्रतिरोधक हों, अगर वो हमारे पास पार्श्व क्रम में हो तो अगर हम उनका योग निकालेंगे तो 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 से निकालेंगे। अगर हम मान के चलें R1 का मान हमारे पास 2 हो, R2 का मान भी अगर हमारे पास 2 ओम हो और R3 का मान भी 2 ओम हो, तो इस परिपथ में कुल हमारे पास जो प्रतिरोध है उसका मान कितना हो जाएगा, इसको इस बार हम बटा में लेंगे, तो 1 बटा R1 की जगह 2, तो 1 बटा 2 प्लस 1 बटा 2 प्लस 1 बटा 2, तो इस उत्तर से निकालेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 3 बटा 2 हो जाएगा। तो ये है पार्श्व क्रम संयोजन। देखो श्रेणी क्रम संयोजन और पार्श्व क्रम संयोजन, इनमें से एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, क्योंकि पिछली बार ये हमारे पास राजस्थान बोर्ड के में पार्श्व क्रम संयोजन पूछ लिया गया था। हो सकता है इस बार आपको ये श्रेणी क्रम दे दें, तो श्रेणी क्रम हमने पिछले वीडियो में देख लिया था और ये है पार्श्व क्रम संयोजन। अब हम देखते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। अब देखो हमारे पास अगला टॉपिक है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, जिसका दूसरा नाम है ऊष्मीय प्रभाव। तो देखो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव किसे कहेंगे, अगर हमारे पास कोई भी उपकरण है या फिर हमारे पास चालक है, अगर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते रहेंगे तो कुछ देर बाद में वह गर्म हो जाएगा, गर्म होने के कारण वह ऊष्मा देने लग जाएगा। अब देखो इसी को हम कहते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव या तापीय प्रभाव। तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किसे कहेंगे, जब किसी चालक के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह कुछ देर बाद में गर्म हो जाता है और उसमें ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव भी कहते हैं। अच्छा, अगर हमको इसमें निकालना है कि जो कार्य कैसे किया जाता है, तो देखो हम विद्युत विभव की परिभाषा लेंगे यहाँ पर। तो विद्युत विभव की परिभाषा क्या हो जाएगी, विभव की परिभाषा से
तो V बराबर हमारे पास होता है W बटे Q। अब देखो W बटे Q है, हमको तो कार्य निकालना है, तो यहाँ पर W क्या है, कार्य है, तो कार्य यहाँ से W बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू, V इंटू क्यू। अब देखो इस इक्वेशन के अंदर हमको V और Q का मान चाहिए, तो V और Q का मान हम कैसे निकालेंगे, देखो तो विभव की परिभाषा V बराबर W बटा Q हो गई। अब देखो हम ओम के नियम से हमने पढ़ा था, ओम का नियम, तो ओम का नियम से अगर हम बात करें तो V बराबर होता है IR, V बराबर IR, समीकरण नंबर 2। अच्छा ये V का मान आ गया। और अगर हम विद्युत धारा की अगर परिभाषा की बात करें, विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का जो सूत्र होता था हमारे पास I बराबर होता है Q बटा T। Q बटा T हो गया, तो यहाँ से Q बराबर क्या आ जाएगा, I इंटू टी, क्योंकि T भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो Q बराबर हो गया I इंटू टी। इक्वेशन नंबर 3। देखो हमारे पास यहाँ से V का मान आ गया और यहाँ से Q का मान, दोनों को हम यहाँ पर रख देंगे, तो W बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, अतः V का मान तो IR रख देंगे और इंटू Q का मान हो गया IT। तो देखो यहाँ से W बराबर आ गया, I को I से गुणा करेंगे तो I स्क्वायर और ये R और साथ में T, तो W बराबर आ गया I स्क्वायर RT। तो किया गया कार्य। अच्छा ये ऊष्मा के रूप में अगर हमारे पास ये प्राप्त हो रहा है, तो ऊष्मा के लिए हम H भी लिख देंगे, H यानी हीट, तो H बराबर हो गया I स्क्वायर RT। और इसी समीकरण को हम कहते हैं जूल का तापन नियम, जूल का तापन नियम। और ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि जूल का तापन नियम क्या है, जूल का तापन नियम क्या है। तो जूल का जो तापन नियम है वो कौन सी इक्वेशन को कहेंगे हम, H बराबर I स्क्वायर RT। मतलब ये जो ऊष्मा है वो किस किस पर निर्भर करेगी, देखो कोई भी जो हमारे पास अगर चालक है तो देखो किस पर निर्भर करेगी, एक तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के वर्ग पर निर्भर करेगी। मतलब जो H है वो किसके समानुपाती होगा, सीधा I स्क्वायर के, विद्युत धारा का वर्ग करते ही अगर वो किसके समानुपाती आ जाएगा, H के। ऊष्मा जो है वो विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। अगर हम बात करें R की, प्रतिरोध की, अर्थात H समानुपाती R, और एक 3 नंबर पर है H समानुपाती T। देखो इन तीनों का मतलब क्या है, अगर हम किसी भी परिपथ में विद्युत धारा का मान बढ़ा देंगे, विद्युत धारा का मान अगर हमने बहुत फास्ट कर दिया तो वो उतनी जल्दी गर्म होगा, हमारे पास कोई भी जो अवयव है उतनी जल्दी गर्म होगा, उसमें उतनी ऊष्मा का मान होगा। सेकंड वाला है R, देखो प्रतिरोध अगर बढ़ाएंगे तो धारा के मार्ग में रुकावट आएगी, जिसके कारण टक्कर होगी, टक्कर के कारण उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो इसका मतलब अगर R का मान बढ़ेगा मतलब बाधा ज्यादा होगी तो उसमें ऊष्मा भी ज्यादा होगी, क्योंकि अगर उसमें बाधा ही नहीं होगी, R का मान बहुत कम हो जाए, इसका मतलब है विद्युत धारा को रोकने वाला नहीं है, वो आगे तक जाएगा, टक्कर ही नहीं होगी, टक्कर नहीं होने के कारण ऊष्मा का मान भी कम हो जाएगा। तो इसलिए जब हम प्रतिरोध को बढ़ाएंगे तो इसका मतलब उसमें ऊष्मा का मान भी बढ़ेगा। फिर है T, यानी कि समय पर भी निर्भर करता है। अगर हम किसी चालक के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं और समय के अनुसार उसमें विद्युत धारा बढ़ती जा रही है, या फिर समय बढ़ता जा रहा है, विद्युत धारा उसमें बहती जा रही है, तो धीरे धीरे समय के साथ उसमें ऊष्मा का मान भी बढ़ जाता है, क्योंकि कुछ देर बाद वह गर्म हो जाता है, तो समय के अनुसार वह चालक भी गर्म हो जाएगा। तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा उसमें ऊष्मा का मान भी बढ़ता जाएगा। तो ये जो है ऊष्मा इन 3 बातों पर निर्भर करती है। इन तीनों को मिलाकर जो समीकरण बनती है वो बनती है H बराबर I स्क्वायर T, और इसी समीकरण को हम कहते हैं जूल का तापन नियम। और ये जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि जूल का तापन नियम क्या है, तो वो होता है हमारे पास H बराबर I स्क्वायर RT। मतलब जो किसी भी परिपथ के अंदर ऊष्मा है वो इन 3 बातों पर निर्भर करेगी, उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा, कोई भी जो चालक है उसका प्रतिरोध, और विद्युत धारा प्रवाहित होने में जो उसमें समय लग रहा है हमारे पास T, ये 3 बातों पर निर्भर करती है। तो ये है जूल का तापन नियम। अब देखो इससे जो हमारे पास अगला टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, जो कि शायद हो सकता है ये हमारे पास विद्युत का जो है वो लास्ट वीडियो हो इस चैप्टर का। फिर इसके बाद कुछ अंकीय क्वेश्चन है, अंकीय क्वेश्चन देखेंगे मैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।